हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट एंड नेट क्वालिफाई। आज से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें एजुकेशन का में जो सेकंड यूनिट है यानी कि साइकोलॉजी वाला पोर्शन जो है उससे मैं आपकी शुरुआत कर रही हूँ। नॉर्मली शुरुआत फिलॉसफी एजुकेशन से होती है, लेकिन साइकोलॉजी से शुरुआत करूँगी और फिर उसके बाद में फिलॉसफी और एजुकेशन वाला पार्ट जो होगा वो इसके बाद में कवर करूँगी। अब सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी टॉपिक है, उसको आगे बढ़ने से पहले, उसका विस्तृत अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हमें उसके कुछ ना कुछ उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है, यानी कि हिस्ट्री जाननी जरूरी होती है। अगर हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं और शिक्षा में इसके प्रयोग की बात कर रहे हैं कि आखिर शिक्षा में इसका क्या प्रयोग है, क्या महत्व है, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पर जाएंगे। आखिर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आते हैं, तो उन एक डायरी और एक पेन लेकर आप उनको नोट डाउन करते चलेंगे तो आपके लिए आगे के लिए इजी रहेगा उसको रिवीजन करने में। तो सबसे पहले साइकोलॉजी जो था वो किस सब्जेक्ट का अंग था? दर्शन शास्त्र का अंग था, दर्शन शास्त्र का अंग था। और ये जो पहला पॉइंट ही मैंने लिखा है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आखिर जो साइकोलॉजी विषय यानी कि मनोविज्ञान विषय की जड़ें कहाँ छिपी हुई हैं, किस विषय से छिपी हुई है, कहाँ से निकल कर आया। इस तरीके से घुमाकर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछते हैं तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? दर्शन शास्त्र, यानी कि मनोविज्ञान के उदय का जो श्रेय है वो किसको जाता है? दर्शन शास्त्र विषय को जाता है। लेकिन पहले शुरुआत में क्या था कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत एक केवल एक पार्ट था मानसिक दर्शन शास्त्र। मानसिक दर्शन शास्त्र जो कि दर्शन शास्त्र का एक छोटा सा हिस्सा था, छोटा सा अंग कह लीजिए। उसमें केवल और केवल मनोविज्ञान को जानकारी के लिए पढ़ाया जाता था और इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा सीमित था। लेकिन प्रकृति अपने में चेंजेस लाती है, मानव व्यवहार में चेंजेस होते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये आवश्यकता महसूस की गई कि नहीं, दर्शन शास्त्र एक अलग चीज है जिसमें हम जिन चीजों का अध्ययन करते हैं उनसे जो मनोविज्ञान है या मानसिक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जिन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा भिन्नता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये आवश्यकता महसूस की गई कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पूरी तरह से अलग कर दिया जाए। तो इसमें भी सबसे पहले जो शुरुआत थी वो मनोवैज्ञानिकों ने नहीं की थी। शुरुआत किसने की थी? दार्शनिकों ने की थी, जिसमें कि अरस्तु थे, प्लेटो थे। इन सब ने ही शुरुआत की और सबसे पहले इनने अपने अपने विचार प्रस्तुत करने शुरू किए कि आखिर अगर हम इसको एक स्वतंत्र विषय बनाएंगे भी तो इनमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, किन बातों का आखिर हम अध्ययन करेंगे। तो अब ये सब जानने के लिए कि आखिर मनोविज्ञान में हम किन बातों का अध्ययन करेंगे, सबसे पहले बताया गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान के अंतर्गत अगर हम किसी भी चीज का अध्ययन करेंगे तो प्लेटो और अरस्तु ने यानी कि 16वीं शताब्दी के समय में ये कॉन्सेप्ट आया, और जो कि किससे निकला था? दर्शन शास्त्र से निकलकर आया था कि नहीं, मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बनाया जाएगा और उसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? आत्मा का अध्ययन करेंगे। लेकिन अब समस्या ये थी कि आत्मा एक ऐसा प्रत्यय है जिसे ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। इसलिए जब इन दार्शनिकों को अपने विचार प्रस्तुत करने के बारे में कहा गया कि भाई आप आत्मा का विज्ञान तो मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बारे में तर्कशील तथ्य रखिए।
क्योंकि विज्ञान जो है वो किस पर बात करता है, तर्क पर बात करता है, ठीक है। तो तर्क रखिए, अगर ये सत्य सिद्ध होंगे तब तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा इसे पूरी तरह से नकार दिया जाएगा। और वही हुआ कि जो दार्शनिक थे वो आत्मा के संदर्भ में, यानी कि आत्मा को जो हम छू नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन कैसे प्रस्तुत करेंगे, यानी कि हम क्या अध्ययन करेंगे आत्मा पर। तो यहाँ पर इनकी विचारधारा को पूरी तरह से नकार दिया गया। फिर थोड़ा सा समय और बीता, कुछ और लोग इसमें जो मध्य युग के समय में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसमें इस ओर अपना जो उनकी रुचि थी वो इस ओर बढ़ने लगी कि हाँ, मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बढ़ रहा है तो उनका योगदान इसमें होना चाहिए। तो धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट प्रचलित होने लगा कि नहीं, मनोविज्ञान में हम आत्मा का अध्ययन न करके मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मन का अध्ययन करेंगे, यानी कि मनोविज्ञान को हम क्या मानेंगे, मन का विज्ञान मानेंगे। लेकिन तब तक सिगमंड फ्रायड का नाम तो सबने सुना होगा। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि मानव मन के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक है। अब जब सिगमंड फ्रायड ये बात बता चुके थे कि मानव मन के 3 स्तर होते, चेतन जो कि हमें दिखाई दे रहा है, अर्धचेतन जो बीच का हिस्सा होता है, जो चेतन और अचेतन के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम करता है, और अचेतन यानी कि जिसको हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते, यानी कि जो मनुष्य अपने मन के अंदर, अपने अचेतन के अंतर्गत जो भी बातें सोचता है, जो भी विचार रखता है, वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते और ना ही मनुष्य उनको महसूस कराने की कोशिश करता है, यानी कि वो छुपा सकता है, ठीक है। अब जब ये कॉन्सेप्ट आ गया तो बात यहाँ आई, केवल मन का अध्ययन हम कैसे करें, हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट पहले से हैं, तो हम मन का केवल अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर ये माना जाने लगा कि नहीं, जो बालक होता है, बच्चा होता है, उसका मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, ठीक है, कोरी स्लेट होता है, उस पर हम जो चाहेंगे वो लिख देंगे, जैसा चाहेंगे हम वैसा बना देंगे, ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। लेकिन मन के बारे में भी जब एक ऐसा कॉन्सेप्ट था ये माइंड कि जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, तो इसी के चलते इस कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरह से नकार दिया गया। समय के चलते तीसरी विचारधारा का उदय हुआ, ठीक है। तीसरी विचारधारा जो थी वो थी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम चेतना का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, चेतना का, यानी कॉन्शियसनेस का अध्ययन करेंगे। अभी मैंने बताया कि सिगमंड फ्रायड ने 3 स्तर बताए थे, चेतन, अचेतन, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। लेकिन चेतना का अध्ययन करने में एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि व्यक्ति अपना जो अच्छा व्यवहार है, बच्चा जो है जो दिखाना चाहता है समाज को वो दिखाएगा, बाकी सब कुछ क्या कर लेगा, छुपा लेगा। तो हम उसकी जो गलत गतिविधियां हैं उनका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए हम बच्चों में क्लासरूम में हमने एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट की, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों की आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, जिनमें आज लिखा हुआ आप चोरी करते हैं, आप मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं, आप जल्दी उठते हैं, आप टाइम से स्कूल आते हैं, आप झगड़ा तो नहीं करते, आपसी पड़ोसी बच्चों से मारपीट तो नहीं करते। तो उसमें बच्चा क्या करेगा कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, यानी कि चेतन में वो दिखा रहा है, वो सामने से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और वो सारे के सारे, अगर वो चोरी करता है फिर भी वो इसमें लिख देगा नहीं, झूठ बोलता है नहीं, माता पिता से झगड़ा करते हैं नहीं, समय से स्कूल आते हैं हाँ, और उसके जो वास्तविक व्यवहार होगा उसका अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी यही समस्या थी, और इसी के चलते हुए इस कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरह से नकार दिया गया। लेकिन कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट जो था लोगों ने स्वीकार किया, कुछ हद तक। तो इसमें सबसे पहले जो इस सिद्धांत के देने वाले थे वो थे विलियम जेम्स, ये नाम आप नोट कर लीजिए।
विलियम जेम्स इसके सबसे बड़े समर्थक थे और विलियम जेम्स ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, किताब लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने बुक लिखी थी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत। और इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये बुक भी बहुत फेमस है और ये किसने लिखी, और इसका कभी कभी हिंदी में नाम आपको दे देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मनोविज्ञान के सिद्धांत बुक किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने लिखी थी। और फिर उसके बाद ही इसी दौरान में, इसी समय में एक बहुत बड़ा काम हुआ था मनोविज्ञान के क्षेत्र में, कि मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला की स्थापना थी वो इसी समय में हुई थी, यानी 1879। इसको भी नोट डाउन करिए आप। 1879 में विलियम वुंट ने, विलियम वुंट कौन थे? ये विलियम जेम्स के समर्थक थे, यानी कि चेतना के विज्ञान के समर्थक थे। और 1879 में विलियम वुंट ने सबसे पहले जर्मनी के लीप्जिग शहर में क्या किया था? पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से अपने याद कर लीजिए इसको, कि 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लीप्जिग शहर में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बिना कंफ्यूज हुए ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देना है। एक तो पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। और फिर आगे एक क्वेश्चन और आता है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। इन दोनों प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, जो पूछा जाएगा उसी का आंसर हम देंगे, ठीक है। फिर तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में यही सबसे बड़ी कमी यही थी कि जब हमारा अचेतन बहुत सी चीजें हमारे व्यवहार की छुपा सकता है, तो हम किसी के व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन केवल चेतना के आधार पर नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी तरह से नकार दिया गया। अब इसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट आया। चौथे कॉन्सेप्ट में मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है। अब इससे भी एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले सीधा सा एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है। आप सीधा नाम लिख देंगे, जेबी वाटसन। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद का जनक यानी कि व्यवहारवाद का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया? जेबी वाटसन ने दिया। अब जेबी वाटसन का जो कॉन्सेप्ट था इसको हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन इनसे भी पहले मैकडूगल आए 1908 में। मैकडूगल आए। अब इन्होंने, मैकडूगल ने क्या किया कि अपनी बुक्स में इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ये दोनों बुक्स लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए कहीं। ये मैकडूगल की बुक है, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। एंड सेकेंड इनकी बुक है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। ये दोनों जो इन्होंने किताबें लिखी थी, इन किताबों में कहीं इन्होंने विस्तृत वर्णन नहीं किया ना, खुल के अपने विचार नहीं बताए कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करना है, ये व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने व्यवहार के बारे में, यानी कि मनुष्य के व्यवहार के बारे में कुछ बिंदु रखे, लेकिन उसके बाद जब जेबी वाटसन आए उन्होंने खुलकर इस बात पे बात की कि आखिर व्यवहार क्या है और इसमें मनोविज्ञान में हम किस
तरीके के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो उसको व्यक्तियों ने उसको मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब इसमें ये था कि अगर हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो किस तरीके के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। अब इन्होंने कहा कि हम इसमें प्राणी और पशु, आप देखते हैं मनोविज्ञान में आप पढ़ते हैं आगे, चूहे पे अध्ययन हो गया, बिल्ली के व्यवहार पर अध्ययन हो गया, कुत्ते के व्यवहार पे अध्ययन हो गया, चिंपैंजी पर अध्ययन हुआ। क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि जो व्यवहार का कॉन्सेप्ट आया, मनोविज्ञान में जो व्यवहार का कॉन्सेप्ट आया, ये कहता है कि हम प्राणी के साथ साथ पशुओं के व्यवहार पर भी अध्ययन करेंगे। और प्राणी में कौन कौन से प्राणी सम्मिलित होंगे, यानी कि प्राणी का मतलब है कि हम किसी भी जीवित जो है प्राणी, मनुष्य, उसके मन और शरीर दोनों का अध्ययन कर सकते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। यानी कि हम शारीरिक रूप से भी उसका अध्ययन करेंगे और उसका मानसिक रूप से भी अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत करेंगे। अब जब इन्होंने ये बात स्पष्ट हो गई कि व्यवहार का अध्ययन किस तरह किया जाएगा, एक तो प्राणी का और दूसरा पशुओं का, दोनों का व्यवहार और दोनों का शारीरिक और मानसिक, दोनों तरीके के व्यवहारों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये परिभाषा पूरी तरह से स्वीकार कर ली गई जीवी वॉटसन की, तो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक हुए वुडवर्थ, उनकी एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिएगा। याद करने का नहीं, बस वुडवर्थ का नाम याद रखिएगा। वुडवर्थ ने क्या कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने किसका त्याग किया, आत्मा का त्याग किया, फिर उसके बाद मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और किसके स्वरूप को स्वीकार किए हुए है, व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार किए हुए है। अब लास्ट में ये प्रश्न उठता है कि आखिर मनोविज्ञान अगर व्यवहार का विज्ञान है तो किस आधार पर वो व्यवहार का विज्ञान है। यानी सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। अब मनोविज्ञान के अंतर्गत हम प्राणी का अध्ययन करेंगे, प्राणी प्लस पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। और व्यवहार भी कैसा होगा, मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। अब इसमें ये बिंदु निकल कर आते हैं कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, यानी कि केवल ये सकारात्मक बिंदुओं पर ही अध्ययन करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी हिस्ट्री इसकी, और इसमें से भी 4 या 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो भी प्रश्न आपके हैं, इन प्रश्नों को एक बार रिकॉल कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। सबसे पहले तो इससे जो प्रश्न पूछा जाता है वो कि मनोविज्ञान किसका अंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग है, और सबसे पहले मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाने का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स को जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किसकी है, तो वो विलियम जेम्स की है। मानव मन के जो 3 स्तर बताए गए, चेतना के जो 3 स्तर बताए गए, मानव मन के जो 3 स्तर बताए गए, उनका विचार किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी। कब की थी, 1879 में। ठीक है, फिर व्यवहारवाद का विज्ञान या व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जेवी वॉटसन ने दिया था, जिसको लोगों ने स्वीकार किया था। ठीक है, ये 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे जो हैं जो आपके हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, बार बार पढ़ते रहिए, और ये आपको आसानी से आगे आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ यहाँ से जानकारी मिल रही है क्लास से, तो इस चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।